गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 5 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं पहले करंट अफेयर पे। पहला करंट अफेयर है कि अपीडा फैसिलिटेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कोस्टा रिका। अब हमें अपीडा का मतलब पता होना चाहिए। अपीडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, तो अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो चीज़ हमने इंडिया में बनाई उसको हमने बाहर किसी और कंट्री को दे दिया, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट। ठीक है। तो हमने अराउंड 12 मेट्रिक टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस का एक्सपोर्ट किया है छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका। अब कोस्टा रिका एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में और एक छोटी सी कंट्री है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फोर्टिफाइड राइस का क्या मतलब है? फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है कि ऐसा राइस जो कि पॉलिश किया गया है विटामिन और मिनरल्स में, विटामिन और मिनरल्स के साथ बहुत ज़्यादा पॉलिश किया गया है, तो उस राइस को हम फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। अब जो हमारे घर में चावल आता है वो फोर्टिफाइड राइस नहीं होता, वो नॉर्मल राइस होता है। ठीक है, तो दोनों राइस में फ़र्क है, एक नॉर्मल राइस होता है, एक फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस ही यूज़ किया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में। फोर्टिफाइड राइस में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं? उसमें होता है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ये विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे फोर्टिफाइड राइस में होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में पोषण अभियान चलता है, पोषण अभियान में ये फोर्टिफाइड राइस बहुत यूज़ होता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये पता होना चाहिए। और इससे हम कौन सी बीमारी से बच सकते हैं? हम इससे बचते हैं माल न्यूट्रिशन से, जिसमें क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में है, तो इससे हमारा माल न्यूट्रिशन की बीमारी कम होती है। और एक अनीमिया की बीमारी होती है जिसमें डिफिशियंसी ऑफ आयरन होता है, तो हम फोर्टिफाइड राइस खाने से उससे भी बचते हैं। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ क्या कह रही है? सेकंड न्यूज़ कह रही है कि इंडिया टू ब्रिंग अनदर बैच ऑफ 8 चीतास फ्रॉम बोट्सवाना। अच्छा, अब पहले इस जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। इस न्यूज़ में बैकग्राउंड में ये है कि इंडिया में 1952 के अराउंड चीतास की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी, चीतास का नंबर बहुत ज़्यादा कम होने लग गया था। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि चीतास की जो स्पीशीज़ है वो इंडेंजर्ड हो रही है, इसको हमें बचाना है। तो हमने क्या किया, हमने 2022 में नमीबिया से 8 चीता मंगाए। ठीक है, 2022 में हमने नमीबिया से 8 चीते मंगवाए। फिर 2023 में हमने साउथ अफ्रीका से 12 चीते मंगवाए, तो टोटल 20 हो गए, टोटल 20 चीता हो गए। ठीक है, तो हमने 2022 में नमीबिया से 8 चीता मंगाए, 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीता मंगाए, टोटल 20 चीते। ठीक है, अब ये जो चीताज़ हैं इसको हमने रखा कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है? कुन्नो नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुन्नो नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो इसको हम, ये जो 20 चीताज़ है, इसको कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है, बट लेकिन जो नए चीता थे जो कि नमीबिया और साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काफ़ी दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारे इंडिया का क्लाइमेट वैसा नहीं है जैसा क्लाइमेट नमीबिया और साउथ अफ्रीका में है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीता को रहने में दिक्कत हो रही थी, उसके कारण कई चीता की डेथ भी हुई। ठीक है, तो इससे हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का अभी इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा साउथ अफ्रीका और नमीबिया में है। तो इसके अलावा अब इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया ने बोला कि दिसंबर 2025 से हम बोट्सवाना से भी 8 चीते लेके आएँगे। बोट्सवाना से 8 चीते इसलिए लेके आएँगे क्योंकि हमारी कंट्री में चीता की आबादी बहुत कम है, और इसको बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी बोट्सवाना से 8 चीते और लेके आएगी। अब हमें पता होना चाहिए बोट्सवाना कहाँ पे है। बोट्सवाना सदर्न साउथ अफ्रीका में पड़ता है। सदर्न अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न साइड में एक कंट्री है, वहाँ पर है बोट्सवाना। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ क्या कह रही है? थर्ड न्यूज़ कह रही है कि डिजिटल अरेस्ट आर अ वेरी बिग चैलेंज, विक्टिम्स मोस्टली एल्डरली लॉस्ट 3000 करोड़ इन इंडिया अलोन, से सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो डिजिटल अरेस्ट है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि जो इसके विक्टिम्स है वो मोस्टली एल्डरली लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो हैं। अराउंड 3000 करोड़ ऑफ जो पैसा है इंडिया का वो जा चुका है, लोगों का, सॉरी इंडिया का नहीं, लोगों का जो इंडिया के लोगों का जो जा चुका है इस डिजिटल अरेस्ट में। अब डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी हम लोग बैठे हैं, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को फ़ोन आता है कि आप किसी ड्रग केस में फंस चुके हो। ठीक है, तो अब आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे ताकि हम बात को रफा दफा कर दें। बट ये एक यही यही होता है डिजिटल अरेस्ट। ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। आपके मतलब आपके साथ ऐसा किया जाता है कि आपको ऐसा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि आपने कुछ गलत कर दिया, और आपको विश्वास हो जाते हैं कि आपने कुछ गलत किया है। तो अपने आप को पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ में थे ही नहीं, तो
कैसा डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। तो बस इसी बात पे श्योर होना है और किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की बातों में नहीं आना, जो आपको पता है आपने क्या किया तो उसी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट इंडिया में बहुत चलता है, सीनियर सिटीजन्स के साथ आजकल ये बहुत हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है वो इमोशनल होते हैं, तो वो इन बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए अराउंड 3000 करोड़ पूरे इंडिया में इन लोगों का पैसा जा चुका है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब डिजिटल अरेस्ट तो हो रहा है, तो लोग बचे कैसे इससे? सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी है कि हमारे इंडिया में लोगों को जैसे हमारे गूगल पे, फ़ोन पे जो डिजिटल ऐप्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स ऐप है, वो चलाने आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या यूज़ है। मतलब कि हम डिजिटली वेल बीइंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जो डिजिटली लिटरेसी के मामले में 100% है, वो सिर्फ केरला है। उसके अलावा कोई कंट्री, हमारी कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो कि डिजिटल लिटरेसी में अच्छी हो, ठीक है। तो सिर्फ केरला ही है जिसकी डिजिटल लिटरेसी बहुत अच्छी है। अब दूसरा इसका सोल्यूशन हो सकता है कि जो साइबर सेल है वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दे। जो साइबर सेल, जैसे हमारा कोई भी चीज़ होती है तो हम साइबर सेल में रिपोर्ट करते हैं, तो जो साइबर सेल वाले लोग हैं वो अपने काम को अच्छे से एक्टिवली करें, उसमें नए पॉलिसीज़ ऐड की जाएँ ताकि जो डिजिटल अरेस्ट है वो कम से कम हो सकें। इसके अलावा कोई सरकार को ऐसा नोटिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ऐसे फ़ोन से नंबर आता है तो उसके लिए स्पैम आना चाहिए उस कॉल पे। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल पे कुछ, जैसे कुछ तो स्पैम होते हैं वो तो पता लग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो आपको फंसाते हैं, ठीक है, पर उसमें भी पता लग जाना चाहिए। तो ऐसा सरकार को ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसके कारण डिजिटल अरेस्ट कम से कम हो सके, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ न्यूज़ क्या है कि हैवी मेटल्स इन कावेरी फिश, स्टडी वॉर्न्स अगेंस्ट रेगुलर इनटेक। अच्छा, अब साउथ की साइड में है हमारी एक रिवर जिसका नाम है कावेरी। अब हमारी जो कावेरी रिवर है वो चलती है कर्नाटका से, फिर जाती है तमिलनाडु में और उसके बाद जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो हमारी जो कावेरी रिवर है इसमें बहुत सारी फिशेज़ हैं। तो जो मछुआरे होते हैं वो फिशेस को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं, ठीक है। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़िश खाई जाती है। तो फ़िश जो कावेरी रिवर की जो फ़िशेज़ हैं अभी उसमें से पता चल रहा है कि उसमें से कैडमियम और लेड निकल रहा है। जो फ़िशेज़ है उसमें से कैडमियम और लेड निकल रहा है और इससे पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक रिस्क होता है। कार्सिनोजेनिक रिस्क मतलब कैंसर का रिस्क होता है कि अगर हम उस फ़िश को खाएंगे तो उससे हमें कैंसर हो सकता है। और लॉन्ग रन में फ़िश खाएंगे जो भी कावेरी रिवर से निकल रही है तो उससे हमें कैंसर हो सकता है। तो हमें इसमें क्या पता लग रहा है कि जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अपने एक्वाटिक एनवायरनमेंट को कितना ख़राब कर दिया। क्योंकि पहले के टाइम पर कैडमियम और लेड नहीं निकलता था फिशेस के अंदर से, लेकिन अब कैडमियम और लेड निकल रहा है। और जो कैडमियम और लेड है वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पिकनिक पे जाते हैं, हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम एक्वाटिक जहाँ पे कोई पानी है, कोई पानी वाली जगह है, वहाँ पर हम कितना ज़्यादा गंद डाल देते हैं। तो उसके कारण ही कितना ज़्यादा कूड़ा करकट कर देते हैं, उसके कारण ही जो फिशेज़ हैं वो कूड़ा करकट खाती हैं और उसके कारण उनके अंदर अलग अलग मेटल्स चले जाते हैं। तो इसी वजह से कैडमियम और लेड उनके अंदर पाया जा रहा है और उसके कारण जो लोग उसको खाएंगे, उस फिश को खाएंगे, उससे उनको कार्सिनोजेनिक रिस्क मतलब कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़ और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पर। फिफ्थ न्यूज़ क्या कह रही है? ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेमिंग बैन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि जो ऑनलाइन गेम्स है ना उसको बैन कर देना चाहिए। ऑनलाइन गेम्स में भी वो गेम्स बैन करनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सट्टा जिसको हम बोलते हैं वो उसको बढ़ाती है, ठीक है। जैसे हमारा एक है ड्रीम 11 सर्कल, विंजो, और एक और था माई 11 सर्कल, एक ड्रीम 11 और एक विंजो। ये जो 2-3 है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब गैम्बलिंग बढ़ती है ना, तो गैम्बलिंग को कम से कम करना चाहिए। तो सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है, उन्होंने 2025 में ही एक रूल बनाया है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें उन्होंने बोला है कि जो ऐसे जिससे गैम्बलिंग बढ़ती है, जिन चीज़ों से गैम्बलिंग बढ़ती है वो वाली गेम्स को बैन कर दिया जाए और जो गेम्स अच्छी हैं लेकिन उनको रहने दिया जाए। ऐसा नहीं कि सारी ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया जाए, जो गैम्बलिंग वाली गेम्स हैं उनको बैन किया जाए, ठीक है। तो अब सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी गेम है जो कि गैम्बलिंग में नहीं आती, जैसे चेस को हम ऑनलाइन खेलते हैं लेकिन वो गैम्बलिंग में नहीं आती, उसमें प्योर मास्टरी, प्योर स्किल है, ठीक है। तो ऐसी गेम्स को बैन नहीं की, जो स्किल बेस्ड गेम्स है उनको बैन नहीं किया गया, जो गैम्बलिंग वाली गेम्स है उनको बैन किया जाएगा बाय रूल प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये थी हमारी फिफ्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सिक्स्थ न्यूज़ पे। सिक्स्थ न्यूज़ क्या कह रही है? स्टूडेंट इनफ्लोज इनटू ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन डिक्लाइन, ठीक है। अब इतनी सी हमें इससे स्टेटमेंट पढ़ के इसका मतलब नहीं पता लगेगा, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि
इस न्यूज़ में कहना चाह रही है, द हिंदू कहना चाह रही है कि द स्टूडेंट इनफ्लोज इनटू ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन डिक्लाइन। ठीक है, अब हमारे इंडिया में कितने बच्चे हैं ऐसे हैं जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं। वो मेनली 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें जाते थे, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, है ना? यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं जिस पे वो मेनली जाते थे पुराने टाइम पे। पर अब जैसे-जैसे अब जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारे रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशन चेंज हो रहे हैं, यूके के साथ, यूएसए के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये रिलेशन के चेंज होने के चलते ही अब बच्चे इन कंट्रीज़ में नहीं जा रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब जैसे जिस टाइम पे कोविड था, कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, है ना? तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर कंट्रीज़ से, सिर्फ इंडिया से नहीं, हर कंट्रीज़ से लोगों ने इन यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जो कॉलेजेस हैं उसमें जाना शुरू किया। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे जो कॉलेज के मतलब कि वहाँ के जो नेटिव स्टूडेंट्स हैं वो तो उस कॉलेज में जा नहीं पा रहे, तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो उन्होंने जो वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, इन 4 कंट्रीज़ के जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये बोला कि हम अब अपनी कंट्रीज़ में हम अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लेंगे, सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ही लेंगे, जितना अमाउंट वो सेट करेंगे, ठीक है? तो इसके कारण अब इन कंट्रीज़ में बच्चों का जाना बहुत कम हो गया है। लेकिन पहले अराउंड 2014 से लेकर अगर हम 2023 की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अराउंड 1,72,000 से लेके 7,07,000 तक लोग इंडियन स्टूडेंट्स बाहर गए हैं। तो इसका कितना परसेंट हो गया? अराउंड 310% स्टूडेंट बाहर गए हैं अगर 2014 से लेके 2023 से देखा जाए। और लेकिन अगर वहीं हम चाइना की बात करें, तो चाइना के अराउंड अब सिर्फ 19% लोग हैं जो नए गए हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि चाइना का खुद का टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए। वो सिर्फ 19% लोग उनके बाहर जा रहे हैं किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए। लेकिन बाकी जो 100% में से 19 को माइनस कर दें, तो उसके बाद जो लोग बचते हैं वो अभी भी चाइना में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि चाइना इंडिया से भी बहुत आगे है और इंडिया को आगे होने के लिए अभी टाइम लगेगा। उसको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना रिसर्च, इसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से आगे इंडिया बढ़ेगा, है ना? तो यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अब इनमें बच्चे कम जा रहे हैं। इसके अलावा अब हमारे रिलेशन बाकी कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब जो इंडिया के जो बच्चे हैं इन कंट्रीज़ में हैं, ऐसा नहीं कि यूके, यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वहाँ पर भी हैं। लेकिन वहाँ पर अब बच्चों का जाना कम हो गया। अब बच्चे जा रहे हैं जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस। इन 4 कंट्रीज़ में अब आजकल की जनरेशन जा रही है, फ्रांस, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुरानी कंट्रीज़ जिसमें ज़्यादा बच्चे जाते थे इंडियन, वो कौन-सी हैं और नई कौन-सी हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। 7th न्यूज़ भी आज की लास्ट न्यूज़ है, ठीक है? तो आज की लास्ट न्यूज़ और 7th न्यूज़ जो है वो है, ट्रम्प थ्रेटन्स यूएस मिलिट्री एक्शन इन नाइजीरिया ओवर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियंस। ठीक है, अब हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो खुद किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं क्रिश्चियन, ठीक है? तो वो क्रिश्चियन है। तो वहाँ अराउंड अमेरिका में अराउंड 67% जो लोग हैं वो सिर्फ क्रिश्चियन ही हैं, ठीक है? तो इसमें नाइजीरिया का क्या रोल है? अब नाइजीरिया में भी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जो कि क्रिश्चियन है, ठीक है? तो नाइजीरिया के लोग जो क्रिश्चियन हैं, उनको जो नाइजीरियन नेटिव लोग हैं वो तंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप है, बोको हराम, टेररिस्ट ग्रुप का नाम है बोको हराम। ये एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है। अब इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि वो इस्लाम रिलीजन को है उसको फॉलो करते हैं, और उनकी मांग ये है कि वेस्टर्न कल्चर जो है, जो यूएसए का वेस्टर्न कल्चर है, वो उनके नाइजीरिया में ना आए। तो इसके कारण वो क्रिश्चियनिटी, जिनका रीजन क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, उनको मार रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसके चलते अब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है कि अगर ऐसा किया जाएगा नाइजीरिया के द्वारा, तो फिर यूएस अटैक कर देगा नाइजीरिया पे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? तो नाइजीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला है, जिनका नाम यूसुफ टूगर है, उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्रिश्चियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बट लेकिन अगर पहुंचाया जाता है तो फिर जो यूएसए है वो सीधा अटैक कर देगी नाइजीरिया पे। तो इसी कारण डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके अलावा एक और बयान भी दिया। उन्होंने बोला कि यूएस डेजिग्नेट्स नाइजीरिया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न आफ्टर ट्रम्प थ्रेट ओवर एलिज अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस। अच्छा,
उन्होंने बोला कि यूएस के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, इन सब ने बोला है कि नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न देना चाहिए। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें कुछ गलत चल रहा हो, किसमें कुछ गलत हरकत चल रही हो, वहाँ की कुछ रिलीजन के लोगों के साथ गलत किया जा रहा हो, माइनॉरिटी के साथ या मेजोरिटी के साथ कुछ गलत किया जा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ट्रंप ने बोला है कि नाइजीरिया को ये टाइटल दे देना चाहिए, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये थी हमारी 7th न्यूज़ और आज की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा हम होमवर्क पे चलते हैं। होमवर्क क्या है कि विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद ओपन AI to integrates its digital wallet into ChatGPT, becoming the platform's first integrated payments wallet। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, A गूगल, B स्ट्राइप, C पेपाल और D पेमेंट पेटीएम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।